नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम घर पे ही दुनिया का सबसे बेस्ट आईसीयू बेड कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, दुनिया का सबसे बेस्ट। अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेंगी जो आप घर पे ही आपके घर में जो सामान है उसी से आपके बेडरूम में आप एक बढ़िया आईसीयू बेड बना सकते हैं। क्योंकि समय इतना खराब चालू है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति जिनकी बहुत अच्छी पहुंच है समाज में, उनको भी आईसीयू बेड अभी नहीं मिल रहा है। तो हम हमारे पेशेंट को कैसे रिलीफ देंगे? मान लो आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है और पेशेंट की हालत खराब है, तो हम आईसीयू बेड कहाँ से लाएंगे? तो सरकार भी इतने बेड कहाँ से बनाएगी और इतने डॉक्टर कहाँ से लाएगी? तो अभी हमको ही हमारे घर का डॉक्टर बनना पड़ेगा और हमारे घर में एक ऐसा आईसीयू बेड बनाना पड़ेगा जो दुनिया का सबसे अच्छा आईसीयू बेड होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा ट्रेनिंग दूंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप जो इस वीडियो के माध्यम से जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, दुनिया का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आज के तारीख में यही हो रहा है। तो इसमें हम आपको 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फीवर को मैनेजमेंट कैसे करना है उसका तरीका बताऊंगा। उसके बाद में अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो वो कैसे हमको मैनेज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और तीसरे में प्रोन वेंटिलेशन, जो हॉस्पिटल में हमको लास्ट यानी सबसे आखिरी इमरजेंसी में वेंटिलेटर लगाया जाता है, उसको हम घर पे कैसे बना सकते हैं और बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं करना है। तो आज मैं ये पूरा ट्रेनिंग देने वाला हूँ। इस ट्रेनिंग के बाद में मैं आपको दावा करता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर बन जाएंगे और इस महामारी से कम से कम आपके घर के परिवार की किसी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं होगी और सब परिवार स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा बेटा है, इसका नाम आयुष है और इसके ऊपर मैं आपको पूरा आज प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। क्योंकि थ्योरी में समझ में नहीं आता है, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको बना के बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि पेशेंट से हमको डरना नहीं है। कई बार ऐसा हो रहा है कि घर में ही पेशेंट है लेकिन हम उससे इतना डर रहे हैं कि पेशेंट डर के मारे अकेला रूम में रह के वो परेशान हो जाता है और वो उसकी वजह से उसको सांस लेने में घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और वो किसी को बता नहीं पा रहा है और उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, घर में अगर पेशेंट अकेला है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको निकाल के बाजू में हटाइए, क्योंकि लंबे समय तक अगर ये लगा के रहेगा पेशेंट तो आप देखेंगे कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है। तीसरी बात, पेशेंट जनरली आप देखिए पेशेंट इसी पोजीशन में, सीधे पोजीशन में लेटता है घर में। ये सबसे डेंजर पोजीशन है इसके लिए, जो बीमार है उनके लिए। इस पोजीशन में अगर आप जब लंबे समय तक लेटेंगे तो आपका देखिए हार्ट ऊपर है और लंग्स नीचे है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है। पेशेंट को इस पोजीशन में कभी नहीं लेटाना है। दूसरी एक पोजीशन सबसे और रॉन्ग है जो हॉस्पिटल में ज्यादा यूज करते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट को इस तरीके से बेड पे रखते हैं, ये और भी ज्यादा डेंजर पोजीशन है, तो इस पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं रहना है। तीसरी बात, अब हम बताएंगे कि फीवर को मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले बात, हमारे दिमाग में कीड़ा बिठा दिया है कि 102 अगर फीवर क्रॉस कर जाता है तो पेशेंट के साथ कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर 102 से नीचे टेम्परेचर है तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं, कुछ ट्रीटमेंट भी करने की जरूरत नहीं, कोई पैरासीटामोल भी लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 102 अगर क्रॉस करता है तो पेशेंट को थोड़ा अनईजी होना शुरू होता है, तो हमको उसको कंफर्ट देना है। सिर्फ टेम्परेचर करने की जरूरत तभी नहीं है, टेम्परेचर को 102 से नीचे कम करने की जरूरत तब भी नहीं थी, लेकिन पेशेंट हम चाहते हैं कि कंफर्ट जोन में रहे, इसलिए हमको 102 से उसको नीचे लाना है। तो वो बहुत सिंपल तरीके से हम घर पे ला सकते हैं, बिना कोई दवाई के, बिना कोई साइड इफेक्ट के। इस पूरे थेरेपी में हम कहीं भी कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करते हैं और आप देखेंगे कि मात्र आधे घंटे के अंदर पेशेंट जो 102 क्रॉस कर गया था वो 100 से नीचे आ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको ये हमारे पास जो आज थर्मामीटर होते हैं वो 2 तरह के हो रहे हैं। एक हम जबान के नीचे जो थर्मामीटर लगाते हैं उससे चेक करते हैं कितना है। अगर उसमें मान लो 103 आता है तो आप समझ 1 डिग्री उसको कम पकड़ना चाहिए। तो मान लीजिए आपका पेशेंट 102 वाला है। और एक थर्मामीटर आता है जो हम ऐसे सर पे लगा के देखते हैं, उसमें अगर 102 आ रहा है तो 102 ही समझना चाहिए, उसको कम नहीं समझना चाहिए। तो हमको चेक करना है। अगर थर्मामीटर से, हमारे मोस्टली घर पे जबान के नीचे रखने वाला थर्मामीटर होता है,
अगर उसमें 103 आ गया है तो समझ लीजिए अब पेशेंट को 102 फीवर हो गया है और पेशेंट को इमीडिएट हमको ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक पानी का बाउल लेना है और इसमें ठंडा हो सके तो फ्रिज का पानी लेना है, और घर पे जो हमारे रुमाल होता है, रुमाल को भिगोना है इसमें, और एक पट्टी हमको सर पे लगानी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो हमने कई बार किया है, लेकिन आपने जो किया है वो आधा अधूरा किया है। जब आप पूरा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी पूरा 100% मिलेगा। जनरली हम सिर्फ सर पे ही पट्टी लगाते हैं, एक पट्टी आपको सर पे लगानी है। अगर आपके पास नैपकिन है तो आप नैपकिन यूज कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पट्टी आपको पेट के ऊपर लगानी है, नाभि के पास, और दो रुमाल को हमको पैर पे लगाना है, जो पिंडलिया जो होती है पैर की, इस तरीके से। यह लगाने के बाद में आपको फैन को शुरू करना है और खिड़कियां वगैरह खोल देनी है। फ्रेश एयर अंदर आनी चाहिए। एसी वगैरह है तो उसको यूज मत कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, फैन चालू कीजिए, और ये आपको लगा के रखना है। आप देखेंगे कि मात्र 5 मिनट के अंदर आपका टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाएगा। और ये हमको कब तक करना है, जब तक पेशेंट का टेम्परेचर 100 तक नहीं आ जाता। जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा आपको ये रिमूव कर देना है। और इन केस में अगर ये लगाने के बाद में पेशेंट को ठंड बज रही है या पेशेंट कांप रहा है तो आपको ये इमीडिएट रिमूव करना है। और पेशेंट को अगर चादर या ब्लैंकेट को चाहिए तो हम उसको दे सकते हैं। इतना मात्रा करने से आपका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा टेम्परेचर जैसे ही हम ऊपर जाता है, हम पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल अपना काम दिखाती है और मात्र आधे घंटे के अंदर हमारा टेम्परेचर ठीक हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया, वायरस अंदर एंटर हुआ है और उसको मारने के लिए, उसको लड़ने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर हाई करती है, गर्म करती है, ताकि वो वायरस उस वातावरण में सर्वाइव नहीं कर सके और मर जाए। लेकिन हम जो पैरासीटामोल लेके टेम्परेचर कम कर देंगे बहुत ज्यादा, तो आप देखेंगे कि वो वायरस को स्प्रेड होने के लिए समय मिल जाएगा, एक उसको अनुकूल वातावरण मिल जाएगा शरीर के अंदर, और वो फिर लंबा समय लेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा, पर वो समय थोड़ा ज्यादा लेता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ले लेगा। तो हमको नहीं करना है, हमको बिल्कुल 72 घंटे के अंदर हमको पेशेंट को ठीक करना है, उससे ज्यादा समय हमको नहीं लगाना है। तो ये थेरेपी हम करेंगे तो आप एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएंगे और फीवर का कोई झंझट नहीं रहेगा और पेशेंट को किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं। अब मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ है तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब हम बात करेंगे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब नहीं है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर से जब ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं तो वो 95, 97 या 90 प्लस बताता है, लेकिन पेशेंट को आप देख रहे हैं कि वो हाँफ रहा है, उसको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और कई बार ये दोनों चीजें साथ में भी होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है और ऑक्सीजन लेवल भी कमी दिखाता है। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ नहीं भागना है, हमको पेशेंट को ऐसा थोड़ा सा झुका के बिठाना है। आप बेड पे भी बिठा सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं, सिर्फ पोस्टर ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट थोड़ा झुका हुआ हो। और अगर आपके पास कोई टेबल फैन है या छोटा हैंड फैन है तो पेशेंट के सामने रखना है। अभी मैंने पहले बताया कि हम घर पे आईसीयू बेड बना रहे हैं
और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोई चीज बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो हम घर पे ही जुगाड़ जमा के कैसे ऑक्सीजन अपना मैनेजमेंट कर सके। तो मैंने यहाँ पे हमारे घर पे एक हेयर ड्रायर पड़ा था, इसका मैंने क्या किया, कॉइल को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसका सिर्फ फैन यानी ब्लोअर जो है वो यूज कर रहा हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, पेशेंट से 6 से 8 इंच की दूरी पे रखेंगे और इसको चालू कर देंगे। और इस पेशेंट इस स्थिति में अगर 15-20 मिनट 25 मिनट बैठेगा तो आप देखेंगे, और ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन चेक करते रहिए, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा है और पेशेंट को जो सांस लेने में दिक्कत जा रही थी, अनकंफर्ट हो रहा था, वो भी नॉर्मल हो रहा है। तो ये हम इतना सा फैन यूज करके हम ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का घर पर ही बढ़ा सकते हैं। मैं मेरे कई पेशेंट पे ये थेरेपी यूज कर चुका हूँ, और जिन पेशेंट का ऑक्सीजन 70 से भी नीचे चला गया था वो आज बिल्कुल 95 प्लस ऑक्सीजन है, और बिल्कुल उनका रिपोर्ट भी निगेटिव आ चुका है और वो बहुत अच्छी से अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी कारगर थेरेपी है। पहले आज से 1970 से पहले यही थेरेपी यूज होती थी, लेकिन इस थेरेपी में हॉस्पिटल वालों को पैसा नहीं मिलता, क्योंकि अगर इस तरीके से फैन लगा के बैठा देंगे तो पेशेंट पैसा देने वाला नहीं है। अब हमको वेंटिलेटर लगा के बिठाया दिया जाता है 1-2 दिन, तो वो उसका बिल चालू रहता है, वेंटिलेटर का, आईसीयू का, ये सब चालू रहता है। तो ये इसकी वजह से होता है, बाकी ये उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसका उल्टा ये थेरेपी का साइड इफेक्ट नहीं है, उसके कई साइड इफेक्ट है। तो ये हो गया हम ऑक्सीजन कैसे मैनेजमेंट करें। अब आता है कि अगर मान लीजिए पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 88 से नीचे चला गया, 88 से नीचे जाएगा तो पेशेंट को अब वेंटिलेटर की जरूरत है, मेडिकल लैंग्वेज के हिसाब से उसको वेंटिलेटर की जरूरत। अब आपके घर पे वेंटिलेटर तो है नहीं, तो अब घर पे हमको वेंटिलेटर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाए उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन ये कब करना है, जब 88 से नीचे जाता है तब करना है। तो सबसे पहले अब मैं बताता हूँ वेंटिलेटर फ्री में कैसे बनता है घर में, और ये दुनिया का सबसे सेफ वेंटिलेटर हम कह सकते हैं, क्योंकि इस थेरेपी से अगर हम वेंटिलेटर लगाते हैं तो 70% चांस है पेशेंट बच जाएगा। और जो हम मॉडर्न मेडिसिन में जो हॉस्पिटल में हमको आईसीयू में जो वेंटिलेटर लगाया जाता है उसका रिकवरी रेट सिर्फ 3% है, तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सबसे सेफ है। तो अभी हम पेशेंट को मैं बताऊंगा वेंटिलेटर कैसे लगाना है। पेशेंट को सबसे पहले उल्टा लेटने के लिए कहना है, पेट के बल पर, पेट के बल पर लगना है। और हमारे घर में ये हम पिलो जो यूज करते हैं, पिलो का यहाँ पे यूज करना है। हमको एक पिलो लगाना है पैर के नीचे, एक पिलो लगाना है कमर के पास, और एक पिलो देना है चेस्ट के नीचे। ध्यान एक चीज रखना है कि जो पेशेंट का जो स्टमक है, पेट है, वो नीचे टच नहीं होना चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए। आप ये पिलो कम ज्यादा एडजस्ट हाइट के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट का साइज हाइट अलग अलग होता है, तो वो हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि पेट के बीच में गैप होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, अब देखिए कि हार्ट जो हो गया वो नीचे हो गया और लंग्स ऊपर हो गया, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं आता है और पेशेंट बहुत आराम से सांस ले सकता है। और एक आप चीज कर सकते हैं, अगर ये फैन जो मैंने बताया अगर आप यहाँ पे पेशेंट के सामने लगा लेंगे तो और ज्यादा कंफर्ट हो जाएगा पेशेंट। इतना करने से मात्र आप देखेंगे कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और पेशेंट को किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इस पोजीशन में कम से कम पेशेंट को 3 से 4-5 घंटे तक हम लेटाना चाहिए। अगर पेशेंट मान लीजिए उल्टा लेट लेट के बोर हो गया है या थक गया है, तो हमको उसको एक 10-15 मिनट के लिए बिठाना है और फिर से हमको वापस इसी पोजीशन में डाल देना है, जब तक कि हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 प्लस 95 प्लस नहीं आ जाता। उसके बाद में पेशेंट को एक चीज सावधानी, यहाँ पे बहुत जरूरी सावधानी मैं बता रहा हूँ, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। पेशेंट को अगर मान लीजिए ऐसा बहुत देर से लेटा हुआ है और मान लीजिए उसको टॉयलेट जाना है या कुछ खाने पीने के लिए, मेडिसिन के लिए हम उसको उठा रहे हैं, तो क्योंकि हमारी जो बीपी या डायबिटीज वगैरह की गोलियां हैं वो तो टाइम से लेनी है, तो उसके लिए पेशेंट को उठना पड़ेगा। तो जैसे ही पेशेंट उठेगा आप देखेंगे कि उसका ऑक्सीजन लेवल एकदम से, जो अभी जो इस पोजीशन में लेटा है आप देखेंगे कि 88-90 आ गया है, लेकिन जब वो उठेगा तो आप देखेंगे कि वो तुरंत 80 तक आ सकता है। तो उसके लिए हमको तुरंत क्या करना है, जब भी पेशेंट को उठाएंगे उसके पहले हमको ये फैन रेडी रखना है और पेशेंट को बिठाना है और उसी पोस्टर में थोड़ा, ये पोस्टर इस तरह से होना चाहिए, बेंड होना चाहिए,
और फैन लगा के चालू रखना है। 10-15 मिनट ऐसा पेशेंट को बैठने को कही है, उसके बाद में वो टॉयलेट वगैरह जा सकता है, मेडिसिन मिल सकती है। फिर सब होने के बाद में फिर से पेशेंट को हमको उल्टा लेटा देना है। अब आप कहेंगे कि कितने देर उल्टा लेटाना है। देखिए, जब आपको वेंटिलेटर जब लगता है, उसका किराया 4,000 से 5,000 से 10,000 तक अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग रेट होता है, और उसमें वो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, जितना भी घंटा है उसको आपको सोना ही है, कंटिन्यूसली सोना है। तो उससे अच्छा आप घर पे 2-2 घंटे अगर करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो उसमें क्या हरकत है। घर में है आप घर का टीवी देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं घर के लोगों की, वहाँ ऑक्सीजन वेंटिलेटर जो आईसीयू बेड है, वहाँ ना कोई आपका जान का है, ना पहचान का है, ना किसी से बात कर सकते हैं, उससे ये तो कभी भी बेटर है। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कई पेशेंट को उल्टा लेटने में दिक्कत होती है, किसी को बैक पेन वगैरह की तकलीफ है, ज़्यादा देर नहीं, तो एक पोस्टर मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं लेट सकते तो इस पोजीशन में भी आप लेट सकते हैं। दो तीन तकिए आपको ऐसे रखने हैं और पेशेंट को इस तरीके से इस पोजीशन में पेशेंट रह सकता है। इसमें भी देखिए आप कि लंग्स ऊपर ही है, तो सांस लेने में बेटर रहेगा। लेकिन वो जो पहला जो वाला पोस्टर जो बताया था मैंने आपको, वो सबसे बेस्ट है, तो उस पोस्टर में आपको रखना है। और एक चीज ध्यान रखना है, जब भी पेशेंट उठेगा तो उसको पहले थोड़ी देर ऐसे बैठने के लिए कहना है, और उसके बाद भी बाथरूम वगैरह के लिए जा सकता है। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ बताना चाहूँगा कि ये हो गया हमारा फीवर मैनेजमेंट, ऑक्सीजन या सांस लेने में दिक्कत का मैनेजमेंट, और एक हो गया वेंटिलेटर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वेंटिलेटर घर पर ही बनता है और बहुत इजी बनता है। और 1970 से पहले ये प्रैक्टिस में था, बट ये आप जानते हैं कि सब इंडस्ट्रीज बन गया है, तो इसको हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं बना सकता डॉक्टर, क्योंकि उल्टा लेटने में कोई आप पैसा देने वाले नहीं है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया और उसको वहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि आप एक्सपीरियंस करके देखिए घर पे, अगर घर पे कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी है और उसका ऑक्सीजन लेवल दिख रहा है 95, आप 10 मिनट के लेट के देखिए उल्टा और मीटर से चेक कीजिए, आप देखेंगे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। अब तीसरी बात आती है, खान पान बहुत जरूरी है। खान पान हमको क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो सबसे पहले हमको पेशेंट को एनिमल प्रोटीन नहीं देना है। एनिमल प्रोटीन यानी नॉनवेज, एग्स और दूध से बनी हुई कोई भी चीज, ये पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है। कम से कम 15 दिन के लिए तो मत दीजिए, फिर बाद में आपकी जो इच्छा है वो करना है वो कर सकते हैं। एनिमल प्रोटीन नहीं देना है, बेकरी प्रोडक्ट नहीं देना है। और पेशेंट को हमको पहले दिन क्या डाइट देना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पेशेंट को फीवर है तो ये फ्लूइड डाइट पहले दिन देना है। उसको आपका वजन कितना है? 40 किलो। इनका पेशेंट, मान लीजिए पेशेंट है, इनका वजन 40 किलो है, तो 40 को हम 10 से डिवाइडेड करेंगे। 10 से डिवाइडेड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो 4 ग्लास, उसको हम 4 ग्लास पकड़ेंगे। 4 ग्लास इनको हमको नारियल पानी देना है। नारियल पानी 300 ml होना चाहिए एक ग्लास में। वैसे 4 ग्लास हमको दिन भर में इनको नारियल पानी देना है, और 4 ग्लास हमको देना है खट्टे फलों का रस, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नींबू पानी हो गया, या फिर पाइनएप्पल हो गया। इनका जूस बना के 4 ग्लास, वो भी सेम 300 ml क्वांटिटी होना चाहिए। अल्टरनेट 1-1 घंटे के बाद में हमको पहले दिन देना है। इसके अलावा इनको अपना खाना देना है, पानी वगैरह पी सकते हैं, बाकी चाय, दूध, कॉफी और किसी तरह का खाना पहले दिन नहीं देना है। सेकंड डे इसकी क्वांटिटी जो जूसोस की जो 4-4 ग्लास थी वो 2-2 ग्लास हो जाएगी। और सुबह के लंच में हमको इनको 200-250 ग्राम इनके वेट के हिसाब से सलाद देना है, ककड़ी, गाजर, खीरा वगैरह दे सकते हैं। शाम के डिनर में भी सेम वैसा ही करना है। और थर्ड डे जो तीसरा दिन होता है उसमें भी 2-2 ग्लास कोकोनट वाटर, 2 ग्लास खट्टे फलों का जूस, और सुबह के खाने में हमको सलाद देनी है, और शाम के खाने से पहले भी थोड़े सलाद, और फिर हमारा होम कुक फूड जो भी नॉर्मल जो घर की सब्जी चपाती बनता है वो हम दे सकते हैं। आप मात्र देखेंगे कि ये टोटल 3 दिन का थेरेपी हो गया। 3 दिन मैंने 72 घंटे हो गए। 72 घंटे में आपका पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। लेकिन कब कि वो किसी तरह का अगर इस बीमारी के संबंधित कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है, किसी तरह का पैरासीटामोल वगैरह या कोई
नहीं ले रहा है तो आप देखेंगे 72 घंटे में पूरी तरह से पेशेंट स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप पैरासीटामोल वगैरह अगर कुछ इंटरफेयर करेंगे इसमें तो समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। और हाँ, विशेष ध्यान, डायबिटीज़ और बीपी की गोली टाइम टू टाइम आपको लेनी है। सिर्फ डायबिटीज़ को आपको टाइम टू टाइम मेजर करना है। कई बार जैसे इस डाइट पे रहने के बाद में शुगर नॉर्मल आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर तकलीफ न हो, इसके लिए आपको मेजर करते रहना है। और आपके जो डॉक्टर जिनसे आपने मेडिसिन आपको जो डायबिटीज़ का दिया है उनसे सलाह मशवरा करके उसको स्टेपर कर सकते हैं। और इसके पहले भी कुछ खान पान संबंधित वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल पे अपलोड की है, आप उनको भी जाकर दे सकते हैं। तो इतना मात्र करने से हम हमारे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बेस्ट ICU आपके घर में आप बना सकते हैं। अगर आप इस चीज़ से, अगर इस वीडियो से अपने घर के किसी सदस्य की तकलीफ दूर कर सकते हैं तो इस वीडियो को और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज के तारीख में ये वीडियो सभी के पास होना जरूरी है। क्योंकि कब इमरजेंसी आ जाएगी कुछ भरोसा नहीं। सरकार अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है, जगह जगह बेड बढ़ा रही है, पर डॉक्टर की कमी है, और भी बहुत सारी तकलीफें हैं। तो हमको सरकार का साथ देना चाहिए। जबरदस्ती यंत्रणा, सरकारी यंत्रणा पे हमको प्रेशर नहीं देना चाहिए। इतना मात्र करने से हम ठीक हो जाते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है और हमारी जो नाइस एक्सपर्ट टीम है उसमें अभी तक लाखों पेशेंट हमने इसी थेरेपी से ठीक किए हैं। तो ये कोई झोला छाप डॉक्टर वाली थेरेपी नहीं है, ये सरकार मान्यता प्राप्त थेरेपी है। और सब इसके एविडेंस वगैरह सारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सारे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप करके देखिए, आधे घंटे में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि इस बीमारी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पेशेंट के पास आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पेशेंट से दूर भागेंगे तो पेशेंट का आत्मविश्वास कम होगा। पेशेंट को जितना हो सके, भले थोड़ा सरकार कह रही है 2 गज की दूरी से बात कीजिए, लेकिन उसके आसपास रहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, पेशेंट का मनोबल बढ़ता है। नहीं तो पेशेंट अगर अकेला है, चिंता में है, तो उसकी इम्यूनिटी और कमजोर होती है, और कमजोर जब इम्यूनिटी होती है तो आदमी और ज़्यादा बीमार होता है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए। धन्यवाद।